अच्छा, ये आपका एक सेकंड टॉपिक है छोटा सा, इसको वैसे आप एफएससी में एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, अभी आपने सिर्फ इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आपने जितने भी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखने हैं ना, उसके लिए आपके पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो जो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है, इसका जो ब्रीफ व्यू है वो भी आप वही आप वाली बात कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ी है वो सारी की सारी फिजिकल केमिस्ट्री है, तो उसमें कुछ आपके जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है डिफरेंट टॉपिक्स के वो मौजूद है, जिसके अंदर लॉ ऑफ मैथ सेक्शन भी था। अच्छा, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है वो आपके पास एक क्वांटिटेटिव रिएक्शन रिलेशनशिप है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए, जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, यानी जब आपके रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए, तो उस वक्त आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की के दरमियान जो रिलेशनशिप है, अगर आप उसको एक क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए लॉ ऑफ मैथ सेक्शन यूज करते हैं। दो साइंटिस्ट थे, एक था सीएम गुलबर्ग और एक जो आपके पास साइंटिस्ट है उसको हम कहते हैं पी वेजिस। इन दोनों ने मिलकर जो है ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है ये प्रेजेंट किया था। अब जो आपके पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। पहले आपने कहा था कि एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक और चीज नोट कर लें, यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है क्योंकि आपका रिएक्शन जो है वो टू डायरेक्शनल है। तो आपके फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट्स है वो रिवर्स रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट्स होंगे, और जो रिवर्स रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट्स हैं वो रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स होंगे, इसलिए आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों टर्म्स जो है वो यूज करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि सपोज आपका एक रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स ए और बी आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट की कंपोजिशन बना रहे हैं जो कि सी और डी है। ठीक है, अब ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी रिएक्टेंट्स और सी और डी जो है ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो ए और बी जो है वो अगर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसके लिए आपका जो रिएक्शन का रेट है, ठीक है, उसका जो रेट कांस्टेंट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का वो के एफ है, और रिवर्स रिएक्शन जो होगा उसमें सी और डी आपस में मिलकर ए और बी दोबारा बना रहे होंगे, उसके लिए जो आपका रेट कांस्टेंट होगा वो के आर होगा, दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, और ये है आपके पास रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर? जी मैम। नेक्स्ट अगर आप चलते हैं तो ये देखें आपके पास क्या होता है कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को आप फॉलो करते हैं तो आपने डेफिनेशन में कहा था कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स है ए और बी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी के, और इसमें से अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करती हूँ तो यहाँ पे के एफ होगा। ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ए इंटू बी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखूंगी तो रिवर्स रिएक्शन में सी और डी रिएक्टेंट्स है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है उसमें ए और बी जो है वो आपके यहाँ पे ए और बी प्रोडक्ट्स थे, तो जो आपका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है उसमें सी एंड डी प्रोडक्ट्स होंगे। इसको भी आपने थोड़ा सा जो है वो रेक्टिफाई करना है, ये आपके पास है सी और ये है आपके पास डी। क्लियर? नजर आ रहा है क्लास? जी मैम। ठीक है, यस अब मैम, और ये है। आपके पास सी और डी जो है ये रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स है। अब हमने कहा है कि आपने जो करेक्टरिस्टिक्स देखी थी इक्विलिब्रियम रिएक्शन की, उसमें आपने कहा था कि आपके पास जो रिएक्शन होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल है एट इक्विलिब्रियम, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की ये वैल्यू थी, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड से ली है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की ये आपके पास वैल्यू है। इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वल करके लिख सकते हैं ऐसे, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये आपके पास है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये आपके पास कंसेप्ट आ गया। फिर आपने ये कहा था कि अगर एक ही रिएक्शन में आपके पास मोर देन वन कॉन्स्टेंट्स हो तो आप उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो किस्म की टर्म्स हैं, दोनों साइड्स पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दो आपके पास रेट कॉन्स्टेंट्स हैं और दो आपके पास कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन को आप इक्वेशन की एक साइड पे कर सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, और कॉन्स्टेंट्स को रेट की दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड। इसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जिसके रिजल्ट में आपके पास क्या जो है वो फॉर्म आएगी, ये के एफ जो है वो आपके पास यहाँ है, के आर को भी इक्वेशन की इसी साइड पे ले आए, यहाँ पे के आर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। कंसंट्रेशन ए और बी जो है आपके पास उसको आप इक्वेशन की इस साइड पे ले, ठीक है।
तो ये क्या होगा, यानी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ये जो रेट कांस्टेंट है इसको इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से राइट पे लेके आना और कंसंट्रेशन को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना। तो अब जो आपके पास एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट बन गया, उसमें हम कह रहे हैं कि के एफ ओवर के आर जो है, अगर आप ऑब्जर्व करें ये भी रेट कांस्टेंट है, ये भी रेट कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाय कांस्टेंट हमने कहा था कि एक और कांस्टेंट आता है जब दो कांस्टेंट्स को आप प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, अनदर कांस्टेंट आ जाता है जिसको मैं के सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा के सी, के एफ ओवर के सी, के आर जो है ये के सी के इक्वल आ जाएगा, और ये जो है आपके पास एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, क्योंकि सी और डी आपके प्रोडक्ट्स है, ये एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। तो ओवरऑल जनरल कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया कि के सी इज इक्वल टू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आ गया। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आपके पास ये वाला रिएक्शन है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर मैं इसके रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखूं, के सी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो होगा एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे आपके जो रिएक्शन है उसको आप किसी भी साइड से लिख सकते हैं। तो अगर आपने इसको लिखा है रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो आपके पास फॉर्मेशन के लिए लिखेंगे तो इस तरह होगा, और डीकम्पोजिशन के लिए लिखेंगे तो इस तरह होगा। अब ये मैं अगर कहती हूँ कि ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए ये आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे, ये आपके पास जो है वो रिएक्टेंट्स होंगे, तो ये आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये आपके पास आ जाएगा के सी प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ये डीकम्पोजिशन के लिए क्लास, इसको भी आपने नोट कर लेना, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये नोट भी कर देती हूँ कि पार्ट डीकम्पोजिशन ऑफ, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। इंसर्ट, ये है आपके पास डीकम्पोजिशन, ठीक है। जब आप डीकम्पोजिशन ऑफ एच आई लिखते हैं तो उसके लिए केसी आपके पास ये रिएक्शन जो है वो बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। नेक्स्ट अगर आप मूव करते हैं, सपोज आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है, यहाँ पे तो आपने देखा था कि आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कोई रिएक्टेंट जो है वो कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ा। अगर आपको कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जैसे मैं कहती हूँ कि ए मोल्स ऑफ ए बी मोल्स ऑफ बी के साथ मिलते हैं, सी मोल्स ऑफ सी बनते हैं और डी मोल्स ऑफ डी, यानी ये वैल्यूज ए बी सी डी जो आपको मैंने स्मॉल लेटर्स में शो किए, ये वो लेटर्स हैं जो आपने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाए। तो एक्सप्रेशन आपके पास वही रहेगा जो पहले के एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर प्रोडक्ट्स, जो आपने कोफिशिएंट्स यूज किए हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वो पावर्स बन जाएंगी रिएक्टेंट्स। यानी इस यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आप लिखेंगे पहले एक्टिव, और जो उनके कोफिशिएंट्स है वो उन कंपोनेंट्स की पावर बन जाएगी, सी की पावर सी, डी की पावर डी। इसी तरह रिएक्टेंट्स के भी जो कोफिशिएंट्स होंगे वो उसकी पावर बन जाएंगे। और अगर आपके पास गैसियस रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स भी जो है वो आपके पास गैस फॉर्म में और प्रोडक्ट्स भी आपके पास गैस फॉर्म में, वहां पे आप क्या करेंगे कि प्रेशर टर्म्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ सी, ठीक है, ये जो कैपिटल सी है ये आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करेगा आपके प्रोडक्ट की, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी, ठीक है। और ये जो आपके पास प्रेशर है ये आइडेंटिटी जाहिर करेगा प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, यानी जो कैपिटल लेटर्स हैं वो अपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर, और ये जो स्मॉल सी और डी है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो उसकी पावर बन जाएंगे। तो यहाँ तक आपके पास जो है वो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दें, ये लेक्चर आपका फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा।